सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवंत पाठक आज आपको राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ज़रूरी है जान लेना कि सिलेबस क्या होता है, तो हम लोग डिटेल में पूरा हम पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, राज्य व्यवस्था का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में दूसरा है हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय इसका देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम जो है मैनेजमेंट वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि हम लोग फिर इसके बाद में आएंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। देन वी विल मूव टू मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कार्यपालिका, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में विधायिका, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया। फिर आता है न्यायपालिका, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी हम लोग कहते हैं। देन वी विल मूव टू केंद्र राज्य संबंध या सेंट्रल स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्य संबंध। क्लियर? फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुछ राज्यों के विशेष उपबंध, यानी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को जो है स्पेशल स्टेटस मिला होगा राज्यों के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध। इसी में हम लोग जो है राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी एससी और एसटी आपके जो एरियाज हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन के बारे में। देन हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख देशों के संवैधानिक योजनाओं का परिचय। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ 19-20 आपके लेक्चर हैं, जिसमें हम पूरा 15 डेज का टाइम लेंगे। 15 डेज में आपको कंप्लीट पॉलिटी हम आपको पढ़ा के देने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि इतना बेहतर कंटेंट आपको 1-1.5 लाख रुपए देने पे भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के एक चीज़ मुझे ये पता चली कि जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, उसको एग्ज़ाम की औकात पता होती है। और आप हमारे पिछले वीडियोस में आप हमारे जाके देखेंगे तो आपको एक चीज़ ये लगेगा कि जो हमने पढ़ाया है वहाँ से हर वीडियोस में 3 से 4 क्वेश्चन फंसे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग अपना काम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं।
सब लोग कमेंट ज़रूर कर दो और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए तभी मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊंगा। अगर पसंद ही नहीं आएगी तो मेरा मेहनत बेकार है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था एक परिचय के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी की कुछ मूलभूत अवधारणाओं को, हम उनकी कुछ शब्दावलियों को, टर्मिनोलॉजी को भी जान लेना जरूरी है। जैसे राज्य क्या है, पहली चीज तो आती है राज्य क्या है, स्टेट क्या है। ठीक है, राज्य क्या है। अब यहां पर जब मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आप ज्यादातर राज्य की जब बात आएगी तो किसी देश से संबंधित होगा। अब उसी को ज्योग्राफी में राज्य को देश कहा जाता है या कंट्री कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटी में उसको राज्य या स्टेट कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटी में उसको स्टेट कहा जाता है। और जब उसमें हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो राष्ट्र कहलाता है या नेशन कहलाता है। तो ये 2-3 जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो समझ में आपको आया होगा। क्लियर। तो यहां पर देखिए कि राज्य क्या है, सबसे पहले समझना जरूरी है। तो राज्य व्यवस्था, यहां पर राज्य का मतलब एक तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो जो राज्य है वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जो राज्य है ये एक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा एक लेमैन टर्म में हम लोग देखें, जैसे भारत की सरकार है, संसद जिसमें है, न्यायपालिका है, राज्यों की सरकारें हैं, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी हैं, इन सबकी जो समग्र संरचना ही क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो राज्य की जो प्रॉपर डिफिनीशन थी वो 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन एक हुआ था, उरुग्वे में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था और वहीं पर राज्य की अवधारणा प्रस्तुत हुई कि कैसे पता चलेगा कि राज्य क्या है। तो राज्य के कुछ अपने 3-4 जो है मूलभूत कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे एलिमेंट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहला एलिमेंट्स है राज्य का, कहते हैं हम लोग कि भूभाग होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए राज्य का। दूसरा है कि इस भूभाग पे रहने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। मान लो कि जैसे घर तुमने बनाया, ठीक है, अब घर हमारा बन के तैयार होगा, लेकिन उसमें जब तक लोग नहीं रहेंगे तो क्या वो घर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो कुल मिला के जनसंख्या, लोग होने जरूरी है। अब इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट या एक सरकार होना जरूरी। क्या होना जरूरी है? सरकार होना जरूरी। जैसे घर में आप देखते हैं एक मुखिया होता है, वही सारे डिसीजन लेता है, वही सारे घर को कंट्रोल करता है, तभी घर अच्छे से चल पाता है। अब लेकिन ये सरकार कैसी होनी चाहिए? सबसे जो इंपॉर्टेंट तत्व राज्य में है वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोवरेंटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है संप्रभुता, या हम लोग इसको कहते हैं सोवरेंटी। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता एक तरह से मान लो लेमैन टर्म में देखें तो जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम। लेकिन अगर संप्रभुता की प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो एक ऐसा इंसान या एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को खुद ले, उसके ऊपर किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो, उसके ऊपर किसी का दूसरे का डोमिनेंस ना हो, वो संप्रभु कहलाएगा। जैसे क्या भारत देश 1947 के पहले संप्रभु था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके ऊपर जो है आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। कॉलोनी था, है ना, ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट यहां पर थी, वही सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अपना बना रही थी। तो भारत देश संप्रभु नहीं था। जब भारत देश आजाद हो गया, भारत देश का अपना संविधान हो गया, भारत देश के जो लोग हैं उनको अपने अधिकार मिल गए, उनको अपने डिसीजन खुद लेने पड़ रहे हैं, तो अब वो राष्ट्र क्या हो गया? संप्रभु हो गया।
तो 4 चीजें मैंने बताई, पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये 4 चीज बना जो है मिलके क्या बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं। तो क्या भारत के पास में 4 चीजें हैं? बिल्कुल है। भूभाग भी है, इतना बड़ा भूभाग है हमारे पास 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभु भी है वो सरकार। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे मिलके क्या बन गया, एक राज्य बन गया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज शेयर कर दो, तभी हमारा मोटिवेशन आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, क्यों जरूरी होता है, वाई इज पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड। एक प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है ना, ये भी जानना जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि मानव समाज को एक तरह से वेल मेंटेन तरीके से रहने के लिए सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं, यदि है तो क्यों है। तो कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स कहता था कोई राज्य नहीं होना चाहिए, जो जैसे वो ऐसे चलने दो, प्रकृति का नियम है अपने आप को खुद ही मेंटेन कर लेगा, ठीक है। लोग अपने आप खुद को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। कोई राज्य कोई किसी के ऊपर कंट्रोल ना करे, ठीक है। लेकिन क्या ये रिलेवेंट है? अगर पुलिस हट जाए, ब्यूरोक्रेट्स हट जाए, सरकार हट जाए, तो जो ताकतवर होगा वही एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करेगा, किसी को डर नहीं रहेगा, एक दूसरे को मार डालेगा, है ना, एक दूसरे के अधिकारों का हनन करेगा, देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज देखो, आप सड़क पर चलते होगे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है वहां पर आप फट से गाड़ी, कोई रेड लाइट वाइट नहीं देखते, आप फट से आप भगा के 9-2-11 हो लेते हैं। जहां ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है आप बहुत शराफत के साथ में मजे से आप खड़े होते हैं, वेट करते हैं, जब आपका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ओवर होता है तब आप जो है निकलते हैं। तो इस तरह से सरकार आपके ऊपर कह सकते हैं कि आपके ऐसे अधिकारों को कह सकते कंट्रोल कर रही है जो एक तरह से नकारात्मक है। नकारात्मक कहने का मतलब हो गया कि आपको जो राइट्स मिले हैं, ठीक है, उससे दूसरे के राइट्स वायलेट ना हो। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया, मान लो आपको आर्टिकल 19 मिल गया और कहा गया कि आपको बोलने की आजादी है, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या आप किसी को गाली दे देंगे? क्या आप कुछ भी बोल देंगे किसी को? ठीक है, नहीं पॉसिबल है। तो आपको सीमित अधिकारों पर भी क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, कुछ जो है पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कोरोना का टाइम आया था तो कोरोना में आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 19 एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सस्पेंड हुआ था। इमरजेंसी का टाइम होता है उस समय आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन में आपके अधिकार भी छीने जाते हैं, वो आपके ही जो है कह सकते हो लोगों के ही लोग अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें, लोगों के ही कंफर्टेबिलिटी के लिए ऐसा करती है सरकार। तो सरकार होना इसलिए जरूरी है, बात समझ आई? यानी मानव समाज को सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका एक प्रमाण बहुत स्पष्ट है कि इतिहासकार और जो मानव शास्त्री थे उन्होंने अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की उपस्थिति देखी गई थी। चाहे वो ढांचा राजतंत्र का हो, मोनार्की हो वहां पर, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, कहीं ना कहीं एक आपको सरकार जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बस सरकार कहीं पर मोनार्की, कहीं पर राजशाही तंत्र जैसे ब्रिटेन वगैरह में पहले चलता था, या कहीं पर डेमोक्रेसी जैसे अमेरिका वगैरह में है,
या फिर कहीं पर डिक्टेटरशिप है, जैसे जर्मनी में था, है ना, तानाशाही था, या फिर आप कह सकते हो इटली में था, मुसोलिनी के टाइम पे था, या आप कह सकते हो कि चाइना में था, है ना। तो कहीं कहीं पर अलग अलग सरकारों का अपना पैटर्न है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो यानी भारत में अब देखा जाए, जहां तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, तो इसकी आवश्यकता कई स्तरों पर महसूस की जा सकती है, जैसे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत जरूरी है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है। जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आती है, ठीक है, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की जरूरत होती है। मान लो कि कोई सरकार वरकार ना हो, कोई सेना ना हो, तो अटैक हो रहा है तो कौन रक्षा करेगा? लोग नहीं जाएंगे। अब आप अपने ही मोहल्ले में देख लो, कोई बाहरी आके आक्रमण करने लगे, मारने लगे, तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आपको बचाने आएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब भारत सरकार है, तो भारत की जो सरकार है उसका दायित्व तो बनता है कि भारत के लोगों की रक्षा करे, तो इसलिए सरकार जरूरी। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य के लिए भी हमें सरकार की पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। कल्याणकारी राज्य के लिए भी पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो इंटरेस्ट ग्रुप है, हित समूह जिसे हैं, ठीक है, जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है, इन हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उचित कानून के निर्माण के लिए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, बहुत ज्यादा द्वंद्व हो जाता आपस में, ठीक है, कोई किसी की मत ही नहीं मिलती। तो इसलिए क्या है, किसान अपना आंदोलन करता है ना, जो है जवान अपना आंदोलन करता, नॉर्मल फैमिली अपना आंदोलन करती। तो इस तरह से तो पार्लियामेंट जो कि एक कानून, नियम कानून बना रही है। और फिर उसके बाद में भारत, जैसे भारतीय समाज में जो फोर्थ आप देखेंगे तो इसमें एक सोशल चेंजेस आता है, ठीक है, सोशल चेंजेस नजर आता है। अब सोशल चेंजेस में भी पॉलिटिकल सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी होती है ना, जिसके कारण जैसे जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, वंचित वर्ग हैं, SC STs हैं, उनके भी अधिकारों को दिया जा रहा है, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भी जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें मिले। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप हमको बताओ। जस्ट हमको 30 सेकेंड का, हमको पॉज में ले रहा हूं 30 सेकेंड का। तो मैं क्या कह रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मैंने किसके लिए बताया? राष्ट्र निर्माण के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए, सोशल जो चेंजेस हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए राज्य की यानी पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाद में कमेंट करके जरूर आप मुझे बताइएगा। अब हम लोग आते हैं कि शासन के कुछ अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? कुछ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती है कानून बनाने की, दूसरी कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की, और तीसरी है व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के बीच के विवादों को निपटारा कराने या उसके समाधान के लिए एक लीगल सिस्टम बनाने की, ठीक है। मतलब ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इन्हीं मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन के अंग कहते हैं, उन्हें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो शासन के तीनों अंग कौन कौन से होंगे सभी को पता होगा। पहला है विधायिका। क्या है? विधायिका, ठीक है।
दूसरा है आपकी जो है वो है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। और थर्ड है आपकी न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में भी जानना जरूरी है क्योंकि टर्म बहुत जरूरी है। विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर, इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, यानी कानूनों को बनाने का काम करती है। ठीक है। कार्यपालिका क्या है? जो कानून, नियम कानून विधायिका बनाती है उसको एग्जीक्यूट कराने का काम कार्यपालिका करती है, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। किसकी मदद लेके? जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो तानाशाह है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा, है ना, मंत्रियों के द्वारा। ये सब किसका जो है? कार्यपालिका के थ्रू एग्जीक्यूशन का काम होता है। फिर उसके बाद न्यायपालिका का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो विधायिका ने नियम कानून बनाए हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने का काम। न्यायपालिका का काम क्या है? चेक एंड बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का काम, यानी वो देखेगी कि भाई जो तुमने नियम कानून बनाए हैं वो भारत के लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, वो वायलेशन ऑफ राइट्स तो नहीं है। तो उनको चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रहा है। बाकी और भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे तो विधायिका के और भी बहुत सारे काम है, कार्यपालिका के और भी बहुत सारे काम है, न्यायपालिका के और भी बहुत सारे काम है। ठीक है। और भारत के सरकार में, चूंकि भारत इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर विधायिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। बात समझ में आई? एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, सॉरी, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। जब आप अध्यक्षात्मक प्रणाली देखते हैं, जैसे अमेरिका में आप देखें, तो वहां विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारत के अंदर जो विधायिका में है वही कार्यपालिका में आप ज्यादा देखेंगे। ठीक है, यानी आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी में जो वहां पर मंत्रीगण बैठे हुए हैं वो कार्यपालिका में भी हैं आपकी। तो विधायिका कार्यपालिका में लगभग जो कैबिनेट है वो दोनों एक ही है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो इतना क्लियर हुआ आपका? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ये समझते जाओ बहुत आराम से और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स आप बनाओ और रिवीजन करते रहो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, कार्यपालिका। तो सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार्यपालिका शासन का दूसरा अंग होता है। ठीक है, शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। प्राचीन व्यवस्थाओं में जो विधायिका है, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव में कोई अंतर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल राजतंत्र में आप देखो, मोनार्की में राजा जो होता था वो विधायिका का प्रमुख भी होता था और कार्यपालिका का भी प्रमुख होता था। इसी प्रकार धर्मतंत्र जो था, जो थियोक्रेसी थी, थियोक्रेसी आप देखेंगे, जो थियोक्रेसी आप देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं धर्मतंत्र। ठीक है, धर्मतंत्र में भी धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम और द मॉडर्नाइज होता गया, लोकतंत्र आता गया और संविधानवाद आया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया, उसके विकास में कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगा। प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में अगर देखें तो कार्यपालिका के कई प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अस्थायी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के भी कुछ जो है वो है, ठीक है, 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है अस्थाई, या कह सकते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या अस्थाई कार्यपालिका। दूसरा है आपका राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दूसरा है आपका पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका। एक तरह से अस्थाई आपको दिखेगी। ठीक है,
अब राजनीतिक जो कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका के भी कुछ पार्ट हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव आपको मिलेगा। ये बहुत ही डेप्थ पढ़ाया जा रहा है, ये आपको जल्दी से कहीं मिलने वाला नहीं है ना। दूसरा है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, या हम लोग कहते हैं संसदीय कार्यपालिका, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या संसदीय कार्यपालिका। और थर्ड है आपका दोहरी एग्जीक्यूटिव या दोहरी कार्यपालिका या डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका या डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। और नेक्स्ट है आपका बहुल कार्यपालिका या प्लूरल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब ये सारी चीजें मैं स्किप कर देता, मान लो मैंने स्किप कर दिया तो आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, तो इसलिए मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। जो भी सिलेबस में है, जो भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के सिलेबस में है, वो पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल डिस्कस करेंगे। हमको घंटा नहीं बनाना है। जैसे टीचर का क्या होता है कि भाई मान लो कि उनको 30 घंटे में पॉलिटी उनको खत्म करनी, या 90 आवर्स में उनको पूरी पॉलिटी खत्म करनी। बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है, अब उनका सिस्टम क्या है, तुम कैसे भी करो, हमको 90 आवर्स में पूरी पॉलिटी खत्म होनी चाहिए, यही होता है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं, 90 आवर्स में 120 आवर्स में पॉलिटी खत्म करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बेहतरीन तरीके से डेली 4 आवर्स अगर आप पढ़ेंगे, 4 आवर्स अगर आप पॉलिटी पढ़ें, तो कम से कम कह सकते हैं कि पॉलिटी खत्म होने में 160 आवर्स आपको लगने वाला है। 160 घंटे में पॉलिटी आपकी खत्म होगी, ठीक है। अगर कोई 90 आवर्स में पॉलिटी खत्म कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर रहा है, तो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, ठीक है, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलें। इतना आपको समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया 3-4 चीजें कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, वो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर आपको मिलेगी, ठीक है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति। भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है आपका, ठीक है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल और अमेरिका में राष्ट्रपति। तो इनको जनता जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ठीक है। लेकिन इनका टेन्योर है भाई साहब, इनका टेन्योर है कि आप कुछ टाइम के लिए आएंगे, ठीक है, आप 4 या 5 इयर्स के लिए आप, ऐसे बताया गया आपको कि इसीलिए कहा गया कि जो भी राजनीतिक कार्यपालिका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर वो अस्थायी है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो भंग होगी, ठीक है। जैसे भारत की पार्लियामेंट भंग होते ही सबका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरी तरह से चुनाव होता है। क्लियर, बात समझ आ रही? लेकिन वहीं पर अस्थायी आप अगर कार्यपालिका की बात करेंगे, जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह जिनको कहते हैं, IAS IPS, ठीक है, तो ये सब क्या है, अस्थायी। ये नहीं, इनका जब तक 65 ईयर्स इनका नहीं कंप्लीट होगा तब तक इनको कोई हटा नहीं सकता है। बात समझ आई? तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो क्या है, मतलब एक तरह से अस्थायी होती है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति। वहीं पर अस्थायी मैंने बताया जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन या इलेक्शन पर निर्भर नहीं होता है ना, वो पढ़ के एग्जाम दे के इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके परमानेंट आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे मैंने बताया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है ना। तो ये अपनी दक्षता से आते हैं, ठीक है, इनको जनता नहीं चुनती है, ये इनके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो एग्जाम वगैरह क्रैक करके वो बैठते हैं, जो लोग आप आने वाले टाइम में बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको कंटिन्यू करवाना है मुझसे, तो आपको कम से कम 5 लोगों को शेयर करना होगा, या आप इसको अपने स्टेटस पर शेयर करें, तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, ताकि मैं रोज अच्छे जो है और अच्छा कंटेंट आप तक परोस सकूं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही।
और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8303860503। ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई मैसेज है, कुछ भी है, तो आप कॉल ना करके इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। कुछ नोट्स या पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होगा तो भी आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।